दोस्तों मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस ये पहला सेट है हमारा जो संयुक्त रूप से हम लेके आ रहे हैं बिहार दरोगा, ईएसआईसी मेंस और सीडीपीओ के लिए। ये हिस्ट्री के सिलेक्टेड 60 क्वेश्चन है। आप इसका सेट लगाइए और आप सब कमेंट करके अपने स्कोर डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करिए। ये आपके आगामी सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हैंड पिक्ड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? देखिए रीत का जो अर्थ है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वो है प्राकृतिक नियम। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये जो हमें प्राप्त होता है ये कठोपनिषद से हमें ये प्राप्त होता है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में जो इनमें से सही नहीं है वो क्या है? तो उन्होंने प्रयागराज में तीर्थराज नाम दिया था प्रयागराज को। ये यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 4 धाम स्थापित किए थे, सही बात है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी, ये भी ठीक है। और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, ये भी सही है। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। चलिए नंबर 4 देखते हैं, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिरों का जो निर्माण है ये करवाया था, देखिए सोलंकी शासकों ने। सी यहाँ हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, देखिए नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, चौथा ऑप्शन ऊपर होगा। खैर चलिए यहीं बताते हैं करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 देखते हैं, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? तो वो चालुक्य शहर जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है वो है देखिए ऐहोल। ए सही हो जाएगा इनमें से हमारा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप सर्वे करवाया था? तो इन्होंने जो विस्तृत माप या सर्वे जो करवाया था चोल शासकों ने, इनका उद्देश्य जो था वो था सरकार के राजस्व भाग का निश्चित करने हेतु। ठीक है, सरकार जो अपना टैक्स अर्जित करती है तो राजस्व से कितना अर्जित कर पाती है, इनको बेसिकली ये इसकी जानकारी चाहिए थी। 8 नंबर, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? तो 5वीं मंजिल का निर्माण जो है देखिए ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। FST इसको शॉर्ट में बोला जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में जो योगदान नहीं दिया है उसकी हम बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं किसने योगदान दिया है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया, फिरोज शाह तुगलक ने इसके जो 5वां मंजिल इसके टाइम में ध्वस्त हो गया था, 4था मंजिल ध्वस्त हो गया था, तो इसने 2 मंजिल बनवाई, चौथा तो बनवाया साथ में एक 5वां ही बनवा दिया। तो 2 मंजिल इसने बनवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी योगदान नहीं रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा इन चारों में से। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिया की रचना की थी? देखिए ये जो रचना करा गया है तो इनमें से जो ऑप्शंस हैं ए बी, यहाँ देखिए ए में है केशव, दूसरा में है मोतीराम, और अगर चलिए अगर दूसरा सी भी हम देख लेते हैं ऑप्शन, तो सी में है रसखान और सेनापति। इसका जो करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए केशव। ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा कि महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं यहाँ पर रामचंद्रिका और रसिका प्रिया, ये केशव की कृतियाँ हैं। ठीक है, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, क्या है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? देखिए गजनी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? देखिए वो था अल्तगिन। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अल्तगिन ने गजनी राजवंश की नींव डाली थी, यही संस्थापक था। 12 नंबर देखते हैं, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? देखिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो प्रयुक्त हुआ है ये पृथ्वीराज जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के लिए। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, 13 में है देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था ये बना हुआ था कब तक? देखिए तो ये जो बना हुआ था ना, ये साम्राज्य
जॉर्ज पंचम जो दिल्ली में 1911 में जो आए थे, जिनके वेलकम में शाही दरबार का आयोजन किया गया था, उस टाइम तक ये बना हुआ था। उसके बाद फिर इसको अलग कैंसिल कर दिया गया, और इसको कैंसिल करने के बाद जो है यहाँ पे क्या किया गया कि बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा और बिहार जो है ये अलग प्रांत बना दिए गए, अलग राज्य बना दिए गए, और बंगाल ये अलग हो गया। पहले ये बंगाल में ही सम्मिलित था, फिर 1935 में जो है उड़ीसा भी बिहार से अलग कर दिया गया, और साल 2000 में फिर झारखंड भी बिहार से अलग हुआ। लगभग 46% लैंड जो है झारखंड का बिहार से अलग कर दिया गया। यानी अभी जो करेंट अस्तित्व जो हमारा बिहार का दिखता है, ये लगभग समझिए कि 54% ही हमारा जो ये सारा एरिया है वो बचा हुआ है। 46% एरिया तो विभाजन में झारखंड की तरफ चला गया, और सारे के सारे संपदा संसाधन भी उधर चले गए, खनिज संपदा सब। नंबर 14 देखते हैं, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का जो कार्य देखता था वो थे आसिफ अली जी। सी इनमें से करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, कूका आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी थी? ये कूका आंदोलन की जो नींव है, ऑप्शंस देख लीजिए, बंगाल, बिहार, उसके बाद इधर है पंजाब और महाराष्ट्र। करेक्ट जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा देखिए पंजाब हो जाएगा। कूका आंदोलन का नींव जो है पंजाब में पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? देखिए वल्लभ भाई पटेल को जो है ना सरदार की उपाधि दी थी किसने? तो इस सरदार की उपाधि इनको दिया था देखिए महात्मा गांधी जी ने। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, किस साल में हुआ था? यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। इसमें लगभग 1000 लोगों का नरसंहार कर दिया गया जनरल डायर के कहने पे। ठीक है, कहाँ? जालियांवाला बाग, ये जो मैदान था, फील्ड था, उसमें ये लोग बेचारे बैठ के अनशन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और जनरल डायर आया और इसने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लगभग 1000, ये सरकारी आंकड़ा, इससे ज़्यादा ही मौतें हुई हैं। 18 नंबर देखते हैं, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति जो ये लक्ष्य किसका था? तो ये था देखिए असहयोग आंदोलन में ये लक्ष्य रखा गया था। डी सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? देखिए ये जो है ना छपरा से ये सक्रिय थे। ठीक है, बिहार के छपरा से ये राहुल संकृत्यान जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि बिहार का ये प्रतिनिधित्व भी असहयोग आंदोलन में कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो स्वराज पार्टी का जो गठन है ये हुआ देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। ठीक है, ए हमारा यहाँ एकदम ही सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कब से? देखिए गांधी जी ने दांडी मार्च जो है ना स्टार्ट किया था, डेट एकदम याद रख लीजिए, एकदम ध्यान में। इन्होंने याद किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च 1929 से। ठीक है, 12 मार्च 1929 से गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, गांधी जी ने जिस स्वदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो पत्रकार कौन था? देखिए वो जो पत्रकार था ना, वेब मिलर था। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। गाइस तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल, ये आपके सारे अपकमिंग एग्जाम में काम आएगा। इसमें बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री के चुनिंदा क्वेश्चन और टफ क्वेश्चंस को डाला गया है, जिससे आपका अच्छा सेट प्रैक्टिस हो। 23 नंबर देखते हैं, अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? देखिए अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकंड को जो है ना पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन द ब्रिगेंजा से शादी करने के लिए बम्बई जो है ये दहेज में दिया गया। फिर बम्बई जो है चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड, देखिए सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक के दर पे इन्होंने किराए पे दे दिया। बोला कि तुम लोग यहाँ पे अब शासन व्यवस्था चलाओ, हमको बस सालाना 10 पाउंड भिजवा दिया करना। 24 नंबर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी भैया कब? देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी ये हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? यहाँ पे देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो यहाँ स्थापित किया गया था वो नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। ठीक है, बी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है?
तो भारत के जो है ना ध्यान रखिए, ये चेन्नई के तट से जो है ना औसत समुद्री तल नापा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए चेन्नई का जो तट है ना, ये बिल्कुल ही प्राचीन, मतलब ये नेचुरल बंदरगाह है। मतलब एक होता है मैनमेड बंदरगाह, ठीक है, जिसको कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं, और एक बिल्कुल नेचुरल, है ना। तो बिल्कुल प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई का बंदरगाह, इसलिए यहाँ से नापा जाता है, इसी को बेस माना जाता है। चलिए नंबर 27 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट भाई कहाँ है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जहाँ पे इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 28 देखते हैं। किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग के सबसे कम आवश्यकता होती है? इसमें जो सबसे कम आवश्यकता होती है जिस नवीकरण की वजह से, वो है भैया जलोढ़ मिट्टी। इसमें सबसे कम जो है ना उर्वरकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए नंबर 29 देखते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं कौन कौन से? देखिए शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र है भारत में, वो है भैया देखिए पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है। इसी में ठंडी के मौसम में काफ़ी बारिश होती है, ठीक है। चलिए नंबर 30 देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो ये भाई प्रदर्शित किया जाता है कैसे? तो भूरा रंग से, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो भूरे कलर से, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? देखिए पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी जो जिस राज्य की सीमा है वो है भाई राजस्थान। सबसे ज़्यादा ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। कमेंट आपको करके बताना है कितने हज़ार किलोमीटर का ये बॉर्डर राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ अपना शेयर करता है। नंबर 32 देखते हैं। 32 है हमारा, निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? देखिए इसमें से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि की अगर हम बात करें तो वो है जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ भूमि जलोढ़ मिट्टी की मानी जाती है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। सॉरी। नंबर 33 देखते हैं। भारत संचार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संचार के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग आता है कितना? देखिए इसके अंदर जो है संचार का लगभग भाग आता है 2.4%। ध्यान रखिए इस बात का। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं। किस राज्य में नहरों द्वारा संचित कुल क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो वो राज्य जहाँ पे नहरों द्वारा जो सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है वो है भाई पंजाब। बी हमारा सही हो जाएगा इसमें से। 35 देखते हैं। कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? देखिए सीमेंट उत्पादन में जो सबसे आगे जो टॉप पे है जो राज्य, वो है भाई मध्य प्रदेश। बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? देखिए चंबल नदी पे जो बांध निर्मित है वो है देखिए गांधी सागर बांध। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 37 आइए। मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? देखिए मीठे पानी का ये जो कल्पसर परियोजना है ये देखिए भाई गुजरात में है। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नंबर 36 देखते हैं। ओके सॉरी, नंबर 38, सॉरी 37 हमने देख लिया। नंबर 38 हम देखेंगे। तमिलनाडु के मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? देखिए तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने वो नवंबर दिसंबर में यहाँ मानसून की बारिश तमिलनाडु में सामान्य तौर पे होती है। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं। देखिए रेड क्लिफ सीमा जो है या रेड क्लिफ लाइन ये निर्धारित की गई है किन किन देशों के बीच में? देखिए इसका जो निर्धारण किया गया है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया गया रेड क्लिफ लाइन, और मैकमोहन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी सही हो जाएगा इसमें से। 40 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? देखिए डेल्टा का जो निर्माण जो नदी नहीं करती है, अगर हम उसकी बात करें, इनमें से जो है सी हो जाएगा हमारा सही। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलिए नंबर 41 देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए इन सारे स्टेटमेंट्स में से जो सही नहीं है वो देखिए सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। जो यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश का
उच्चतम अदालत है जिसकी अपील की जाती है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही बात है, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अब यहाँ जो लेकिन लगा है, इस लेकिन का मतलब क्या है, पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। चुनाव लड़ने के पहले उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। दूसरा है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ओके। और हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, क्या निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। डी है एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। देखिए इसमें जो सही हमारा स्टेटमेंट होगा वो सी हो जाएगा। अगर वो जो सांसद है निर्वाचन होते ही उसके तुरंत ही बाद अपनी सदस्यता उसको संसद में छोड़ देनी होगी, तो यहाँ सी हमारा बन जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 43 देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। तो यहाँ जो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो आसीन नहीं रहे राष्ट्रपति बनने से पहले, वो तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी, सी करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति रहे हैं, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे हैं और आर वेंकट रमन भी रह चुके हैं, ठीक है। 44 देखते हैं। चलिए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए कितनी। देखिए इसमें लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो कम से कम 50 होनी चाहिए, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 देखते हैं। 45 में क्या है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर जो है ना, सामान्यतः जब नया नया लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, और बिल्कुल अभी नया नया इलेक्शन हुआ, ख़त्म हुआ है, रिजल्ट आया, अभी लोकसभा गठन हुआ है, तो अभी तो लोकसभा भंग हो चुका है, और लोकसभा जब भंग हो गया है तो वहाँ पे जो स्पीकर है वो भी बर्खास्त हो चुके हैं, ख़त्म हो गया है। तो उस स्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही मिलकर, सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 46 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। देखिए इसका उल्लेख जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 47 देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। देखिए भारत के संविधान के उद्देशिका में जो सन्निहित नहीं है उसकी हम बात करें, वो है देखिए आर्थिक स्वतंत्रता, बी हमारा यहाँ एकदम ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नंबर 48 क्या है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। देखिए इसमें जो बहुमत जो चाहिए ना, वो चाहिए साधारण बहुमत, ठीक है। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 49 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। भारत सरकार का जो दायित्व है ये बताया जाता है आर्टिकल 355 के तहत कि वो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के फलस्वरूप जो भी बाधाएं आएंगी उसके तहत आर्टिकल 355 के तहत जो भारत सरकार है वो राज्य की रक्षा करेगा। नंबर 50 देखते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ये स्टेटमेंट है देखिए KM नाम्बियार जी का, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। देखिए ये जो कर है वो है देखिए स्टैम्प शुल्क। स्टैम्प शुल्क देखिए स्टैम्प शुल्क लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन इसको कलेक्ट करना जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर रहता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है वो जो समिति है उसकी सिफारिश की गई, ऑप्शन देख लें, नरसिम्हा राव समिति है, मल्होत्रा समिति है, देन फिर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं रंगराजन समिति है और शिवराम समिति है। इसमें जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो देखिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवराम समिति, इन्हीं के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलिए नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या है, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है। देखिए आम की जो पसंदीदा प्रजाति जो निर्यात होती है, एक्सपोर्ट की जाती है, वो है देखिए अल्फांसो आम, सी सही हो जाएगा। 54 देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है देखिए ये महानुबोलिस मॉडल पे आधारित थी, डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 55 देखते हैं।
रेपो रेट विचारणीय होता है। कैसे होता है विचारणीय? तो देखिए ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है रेपो रेट। ए इनमें से एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 56 देखिए, बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र में जुड़े हैं? देखिए बुल और बियर जो है ना, ये शेयर बाजार से इनका रिलेशन है। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 57 देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने सबके लिए जो आवास योजना की शुरुआत किया है, ये लगभग 2022 तक इनका लक्ष्य है इसको प्राप्त करने का। डी करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, क्या है निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देखिए, मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक। डी सही हो जाएगा। 59 देखते हैं, देखिए निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? तो एग्जिम बैंक का जो गठन है भारत में हुआ था देखिए 1982 में। बी सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूलन कितने प्रतिशत किया गया था? देखिए मुद्रा का जो अवमूलन है ये किया गया था भाई टोटल 20%। ठीक है, 20 किया गया था। जुलाई 1991 में मुद्रा अवमूलन जो है 20 करा गया था। बी करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो संयुक्त हमने ये जो प्रैक्टिस सेट लाया बिहार दरोगा, बिहार एसआई मेंस और सीडीपीओ के लिए। तो ये जो 60 क्वेश्चन का सेट था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। कमेंट करके अपने स्कोर डेफिनेटली बताएं और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ये भी हमारे साथ आप लोग जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।